पलट के आएगा। शिवपुर वालों वाली सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी है, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों है। और मुझे किसी ने किस्सा सुनाया, ये जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा, जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से, कैसे भाई आप लोग? ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में अब सुन और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को।
अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने ये कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया। घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो, आधा मैं, ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। कैसे हो भाई आप लोग? एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, जरा से शरीफ क्या हुआ। सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं। और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ। समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था। 10 साल से मोदी बना हुआ है और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है?
राणा भाई शादी हुई भी है ना? यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी मैं प्रणाम, मैं माफी के साथ आपको ये कह रहा हूं, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है इन्हें, सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का है करके। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो? ये हम अरे गैरों के लिए अब नहीं, इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश, कैसे कैसों को हमने अपनाया है। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। उसमें दोस्तों, ये अगर ताकत तुम नहीं देगे तो आज इस मुल्क के हालात समाजवादी पार्टी के नेता हैं अंसारी जी, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो मेहनत हो। राय साहब, हिंदुस्तान की अदालतों में मुझे ज्ञान प्रकाश नहीं, माइक टाइसन के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में उतर के घूंसों की बौछार कर देता है, उसी तरह मैं अदालत में गंदे और अश्लील सवालों की बारिश कर देता हूं। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे, लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। ये बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति क्या है? मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है। मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव
नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर, और 2024 में देश देखेगा कि उन्हीं 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले दबकर बैठ जाएगी ये सरकार। ये देश देखेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश का युवा नाराज है, देश का युवा गुस्से में है। ऐसे में उसकी पीड़ा को इस बजट में कहीं भी आवाज देने की कोशिश नहीं की गई। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने। देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। तो मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा। ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को। ये स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके, कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं, जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? तो मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा। भाषण में ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को। ये स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सरपट दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे। जो जिनसे जांच इमरान प्रताप के खिलाफ श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया। सर माई टाइम नहीं, पॉज माई टाइम सर। इमरान प्रतापगढ़ी कहा गया है सर, थोड़ा सा इसकी जांच कराओ। संसद में भी मजाक चलता है क्या? ये आपसी मामला है, ये खत्म होने वाला नहीं है मेरे से। इसकी जड़ें
बहुत गहरी गई हुई है। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे ये पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में काम देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है। सभापति महोदय, अफसोस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी? ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो, यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह री सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सक्षम किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल
बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की बैठे नहीं बोले, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है। पानी बरसने से वहां 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है। इसे महान बताया जा रहा है, लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से। नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। श्री अब्दुल बहाव। राहुल का भी
संसद में सुन लिया। दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me back to the shop, Shiva. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, एक स्पीकर साथ चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने दीजिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि
इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके सामने हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या में राम भगवान चलो भाई, आप लोग का शुक्रिया, आप हमारे लाइव में खत्म करके अपने लाइव फिर कल आएंगे उसी टाइम में। शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू आप लोगों का। शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हस्त दून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब।